हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा 10th क्लास के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें हम पेपर 1 के सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो पेपर 1 60% वालों के लिए, फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया था जो हमारा प्रश्न क्रमांक 13 तक था। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को देखते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15। वासीम ने पंजाब नेशनल बैंक से 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, ये रहा इसका हल। ठीक, तो दिया क्या गया है हमको, मूलधन दिया गया था 200 रुपये, दर दिया गया था 6% का और समय दिया गया था 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष को हम महीने में कैसे चेंज करेंगे, तो 5 गुणित 12, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक, तो 12 पंचे 60, तो 60 माह आवर्ती जमा खाता का कुल ब्याज। इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्याज के लिए, P इंटू आर। P क्या है, मूलधन है, और R क्या है, दर बटे 100 गुणित 1/12। N क्या है, समय, माह में, N इंटू N+1/2। ठीक, तो सबका वैल्यू रखते हैं 200 गुणित 6/100 गुणित 1/12 गुणित 60 गुणित 60 + 1/2। ठीक, अब पहले ब्रैकेट को देखते हैं, तो 2 को इसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 2 30 दूनी 60। ठीक, तो 30 बच गया और 60 + 1 61 बच गया। ठीक, अब ये 1/12, यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो 2 गुणित 6 इंटू 1/12 गुणित 30 गुणित 61, तो ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 30 इंटू 61। ठीक, तो 30 इंटू 61 क्या आ गया हमारा ब्याज, तो गुना करने पर कितना आया, 1830। तो 60 माह बाद प्राप्त कुल जमा राशि। ठीक, तो क्या आ जाएगा, मूलधन, ये हमारा मूलधन, ठीक, प्लस ब्याज, ये कुल मूलधन है, कुल मूलधन बटे ब्याज। ठीक, तो कुल मूलधन कितना है, वो हर महीने 200 रुपये जमा कर रहा है, और कितने महीने तक जमा किया, 60 महीने तक जमा किया, और ब्याज कितना है, 1830। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12,000 रुपये आ जाएगा, प्लस 1830 ब्याज, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 13,830 रुपये। तो उसकी जमा राशि कितनी होगी, 13,830 रुपये। ठीक, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15 का सलूशन। ठीक, इसके अथवा में भी प्रश्न है, तो उस प्रश्न को देखते हैं। ठीक, ये रहा आपका उसका अथवा का प्रश्न। ठीक, उसके बाद इस प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद इसका सलूशन देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, इसकी कुल वार्षिक आय कितनी है, 3,60,000 रुपए। ठीक, उसे 20,000 रुपए जीवन बीमा में पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियर की, क्या है ये, वार्षिक है। ठीक, और ये 4,000 रुपए प्रति माह, ये मंथली है। ठीक, सामान्य भविष्य निधि में जमा किया है। यदि सभी बचतों पर छूट की गणना, अगर वो कोई बचत कर रहा है, ठीक, बचत की बात कर रहा है ना, तो अगर 1 लाख के अंदर में हुआ तब उस पर कोई कर नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ऊपर हुआ तो उसमें कर लगेगा। तो देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक, आयकर की सीमा बताया गया है कि 2 लाख तक कोई आयकर नहीं होगा, 2 लाख से ऊपर होगा तो उसमें 10% और 5 लाख से ऊपर होगा उसमें 20% आयकर देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका सलूशन देखते हैं। तो ये रहा इसका सलूशन। ठीक, तो हमको दिया क्या गया है कि शासकीय कर्मचारी की कुल आय दी गई है। ठीक, सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि भी कितना है, 48,000 रुपए। ये कहाँ से आया, तो 4,000 रुपये वो प्रति माह जमा करता था। ठीक, तो 4,000 कितने माह तक जमा किया, 12 माह, मतलब 1 वर्ष, तो 12 गुणित 4,000, तो कितना आया, 48,000 रुपये। जीवन बीमा में जमा राशि 20,000 रुपये। तो कुल जमा राशि मतलब उसकी बचत कितनी है, 48,000 प्लस 20,000, तो 68,000 उसकी बचत है। ठीक, वो जमा करता है सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा में। ठीक,
बताया गया है कि अगर ये 1 लाख तक रहा तो इसमें कोई टैक्स नहीं होगा, और 1 लाख से ऊपर गया तब टैक्स होगा। तो ये कितने के अंडर में है? 1 लाख के अंदर में है। ठीक, तो इसमें कोई कर नहीं देना होगा। और कर योग्य राशि कितनी होगी? तो जितना उसका सैलरी है, आय है वार्षिक का, उसमें हम 68,000 रुपया माइनस कर दे तो कितना बचा? 2,92,000 रुपया बचा। तो देय आयकर हमने देखा था कि 2 लाख तक कोई आयकर नहीं भरना पड़ेगा, तो इसमें 2 लाख माइनस कर देते हैं। तो 2,92,000 माइनस 2 लाख का 10%। ठीक, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 92,000 बचेगा। ठीक, तो 92,000 का 10%, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 92,000 गुणित 10/100। ठीक, 1 शून्य 10 का कट गया, 1 शून्य 92,000 का, तो कितना बचा? 9,200 रुपये। और शिक्षा उपकर, तो जिसमें कर देंगे उसी पे क्या लगेगा? शिक्षा का टैक्स लगेगा। तो 92,000 का 3%। ठीक, तो 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया 100 का। ठीक, 92 गुणित क्या आएगा? 92 गुणित 3। ठीक, तो 92 गुणित 3 कितना आ गया? 276। तो कुल देय आयकर कितना होगा? तो ये एक देय आयकर कितना था? एक देय आयकर कितना था? 92। और दूसरा शिक्षा वाला आयकर कितना था? शिक्षा कर कितना था? 276 रुपये। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? 9,476 रुपये। ये हमारा कुल देय आयकर होगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। सरल है, जोड़ना घटाना ज्यादा ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लास्ट में आप परसेंटेज निकालना है। ठीक है, बस इतना ही है आपका। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का दोनों ऑप्शन और इसका सोल्यूशन। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16। ठीक, तो प्रश्न क्या है? त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, कोण Q 65 सेंटीमीटर, कोण R 40 है। तो इसकी रचना कीजिए। ठीक, तो हम इसकी रचना देखते हैं। तो इसकी रचना ये रही इसकी। प्रश्न क्रमांक 16। ठीक, हमने प्रश्न क्रमांक 16 का सलूशन। तो ये रहा आपका 16 का सलूशन जिसमें हमको एक त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज रचना किए। ठीक, उसके बाद एक केंद्र निकाले, उससे हम लोग वृत्त बनाए। ठीक है, ये रहा सिंपल इसका। ठीक, अगर आपसे वृत्त नहीं बन रहा है, आपको डिवाइडर चांदे का उपयोग नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि कोण Q और कोण R कौन सा बड़ा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे? एक पहले वृत्त बनाओगे। ठीक, एक वृत्त बना दिए, उसमें एक लाइन QR खींच दिए, उसमें एक 65 डिग्री का और एक 40 डिग्री का कोण खींचे। ठीक, अंदाजे से कर लेना, त्रिभुज बना लेना, और जो बड़ा है उसको बड़ा दिखना चाहिए और जो छोटा है डिग्री है वो छोटा दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद में इससे टच करते वृत्त बन गया। अगर आप वृत्त को पहले बना रहे हो तो इन त्रिभुज को ऐसे बनाए कि ये इसके 3 कॉर्नर को टच करे। ठीक, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। बाकी इसको आप स्केल की सहायता से चिन्ह लगा दीजिएगा। ये चित्र याद कर लेना। मैं आपको वहां नहीं बन रहा है उस बात की ट्रिक बता रही हूँ कि आप पहले एक वृत्त बनाना। ठीक, उसके बाद ये लाइन खींचना, एक उसके अंदर एक त्रिभुज बनाना। उसके बाद क्या कर लेना? उस लाइन को 65 सेंटीमीटर, ठीक, 60 डिग्री और 40 डिग्री ये लिखना अंदाजे से। 40 डिग्री बड़ा नहीं दिखना चाहिए, 65 डिग्री छोटा नहीं दिखना चाहिए। उसको देख के आप ये वृत्त बना सकते हो और उसके अंदर त्रिभुज बना सकते हो। ठीक, और ये चित्र ऐसा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि इसी से आप रचना के पद लिखोगे। तो रचना के पद देखते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। ठीक, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, उसमें QR 6 सेंटीमीटर का, कोण यहाँ 65 कोण Q 65 डिग्री का और कोण R 40 डिग्री का बनाते हैं।
ठीक, और दोनों रेखाओं को जब इसके कोण बनाते हैं, ठीक, कोण बनाते हैं तो जिस रेखा पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या ले लिया हम लोग, पी नाम दे दिए। मैंने लिखा है, अगर आपको प्रतिच्छेद शब्द नहीं आ रहा है तो आप काटने पर या उसको काटती है तो उसे पी बिंदु कह रहे हैं। ठीक, तो भुजा, उसके बाद पांचवा देखते हैं, भुजा पी क्यू। ठीक, भुजा पी क्यू और क्यू आर। ठीक, भुजा पी क्यू और क्यू आर पर लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक, ये दो भागों में बांट रहा है, एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं जो पी क्यू को ए पर काटती है और क्यू आर को बी पर काटती है। ठीक, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, आपको सरल भाषा में काटती है लिख सकते हो। दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ओ को केंद्र मानकर ओपी की माप की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं कि यह वृत्त तीनों शीर्षों से गुजरता है। ठीक, ये तीनों शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों से ये वृत्त गुजर रहा है। ठीक, यहां से ओ से पी तक की त्रिज्या मानकर हम लोग वृत्त बनाए हैं। ठीक, त्रिभुज में ऐसा बिंदु खोजना है जहां ये वृत्त तीनों शीर्षों को टच करे। क्लियर हो गया, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का सलूशन। अब अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। अथवा वाले प्रश्न का हम सलूशन देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी इज इक्वल टू 2/3 पी क्यू हो। ठीक, ए बी इज इक्वल टू 2/3 पी क्यू हो। अब इसका हल देखते हैं हम लोग। ये रहा इसका हल। उसमें बोला गया है कि पी क्यू आर हमारा त्रिभुज है। ठीक, उससे हम एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना करते हैं। ठीक, तो अब हम उसमें कुछ मान तो दिया नहीं है, तो हम एक मान बनाते हैं कि पी क्यू बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। माना पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न में दिया है कि ए बी बराबर 2/3 पी क्यू। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.6, और पी क्यू का मान हम लोग माने हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक, तो 0.6 गुणित 1 क्या हो गया, 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम चित्र पे आते हैं, क्या करेंगे, P से Q के ऑपोजिट एक लाइन खींचेंगे जो इसको न्यून कोण बनाता हुआ है। PX हम लोग लाइन खींचे, उसमें हम 3 बिंदु P1, P2, P3 लेते हैं और P3 को R से मिलाते हैं। ठीक, अब चाप रख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़े छोटे माप का 1 सेंटीमीटर से छोटा, ठीक, यहाँ पे एक चाप काटते हैं। ठीक, और P पर रख के एक चाप काटते हैं और P2 पर रख के एक चाप काटते हैं। ठीक, तो ये चाप जहां पे मिल रहा है, ठीक, ये तो उससे टच करते हुए एक रेखा खींचते हैं। P Q मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, उस बिंदु को क्या नाम दे दिए, S। ठीक, अब S से एक रेखा खींचते हैं, चाप काटते हैं इस बिंदु पर। ठीक, उसी माप का चाप काटते हैं, फिर उसके बिंदु पर जहां पे एक रेखा टच किया है वहां से भी एक और चाप काटते हैं, उसको मिलाते हुए हम पी क्यू पर रेखा खींचते हैं जिसको हम टी बिंदु बोले हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है इस चित्र में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पी एस टी त्रिभुज है उसको हम अलग से उसका माप लेते हैं और एक अलग जगह हम उस त्रिभुज को बनाते हैं और उसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक, अब हम इसके रचना के पद देखते हैं कैसे कैसे रचना हुआ है। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। ठीक, इसकी रचना किए, पी से क्यू की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा पी एक्स खींचते हैं। मैंने बताया कि पी एक्स से एक रेखा खींचे, पी एक्स पर समान लंबाई के 3 चाप काटे जिसे P1, P2 और P3 का नाम दिए। देखो P1, P2, P3 का नाम दिए। ठीक, P3 से R को मिलाए, P3 से हमने R को मिलाया, P2 से P3 R के समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक, P2 से P3 में ये R के समांतर, इसके समांतर, P2 से एक रेखा खींचते हैं, PQ और R के समानांतर ये रेखा खींचे। क्लियर, जो पी आर को
एस पर प्रतिच्छेद करती, इस पी आर को एस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, एस से पी आर के समानांतर एक रेखा पी क्यू को टी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इसके समानांतर क्यू आर के समानांतर एक रेखा एस से खींचे टी तक। ठीक, ये इसको पी क्यू को किस पे प्रतिच्छेद कर रही है? टी पर। अतः त्रिभुज टी पी एस ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा की 2/3 है। ठीक, अब त्रिभुज टी क्यू के सर्वांग सम एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जो कि अभिष्ट त्रिभुज है। ये रचना के पद आपको मालूम होने चाहिए, याद कर लो। ठीक, या तो समझ लो। आपको ये चाप वाप समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। आप क्या करना, पहले एक त्रिभुज बनाना। ठीक, उसके बाद पी से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना टी एक्स। ठीक, इसमें 3 बिंदु बनाना P1, P2, P3। ठीक, P3 को R से मिलाना। क्लियर। अब क्या करना, P2 को लेके चलना और P3 और R के समानांतर एक रेखा खींच देना। क्लियर, यहां से यहां तक की एक रेखा खींचना। अब आपको एस बिंदु मिल गया। ठीक, अब क्या करना, Q और R के समानांतर ये रेखा खींच देना। ठीक, और इसको एस टी नाम दे देना। बस इतना करना है और चाप का डिजाइन बना देना और कुछ मत करना। ठीक, और इसका माप ले लेना कितना कितना है और एक और त्रिभुज बना देना ए बी सी। इसी त्रिभुज को हमने सर्वांग सम बताया है। ठीक, त्रिभुज पी एस टी का ये सर्वांग सम है। ठीक, ए बी सी। क्लियर, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये लाइन खींच देना है, उसमें 3 बिंदु ले लेना है। तीनों एक समान के होंगे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और सीधा आर से मिलाना और इसी के समानांतर एक और लाइन खींच लेना। ठीक, उससे हमको एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा एस, और एस को लेते हुए एक और समानांतर क्यू आर के समानांतर रेखा खींच देना। ठीक, दोनों क्या है, समानांतर है। बाकी कुछ नहीं करना और सीधा यहाँ पे त्रिभुज उसको नाप के बना देना है। क्लियर, नहीं बन रहा है तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का हल। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 17 आपका यूनिट 1 से है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x - 5y = 0 और 6x + 2y = 7 का अद्वितीय हल या कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो इसमें के मान के लिए निकालना है तो के का मान हम ए बी सी करके रख सकते हैं। तो अब हम इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन, प्रश्न क्रमांक 17 का सलूशन। अब हमको समीकरण दिया है उसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो यहाँ पे A1 क्या आ गया, के। ठीक, B1 क्या आ गया, -5, C1 क्या आ गया, -2। ठीक, और दूसरे समीकरण से A2 क्या आ गया, 6, B2 क्या आ गया, 2, और C2 क्या आ गया, -7। ठीक, अब समीकरण के निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या अप्लाई होता है, कंडीशन ये अप्लाई होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक, तो A1 A2 का मान रखते हैं और B1 B2 का मान रखें तो K/6 बराबर नहीं है -5/2 के। ठीक, उसके बाद K = 6 को इस साइड ले जाते हैं तो K बराबर नहीं है -5 × 6/2 के। तो K बराबर नहीं है -5 × 3, तो ये क्या गया -15। तो K बराबर नहीं है किसके, -15 के। तो K के -15 मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक, अब हमारी कौन सी कंडीशन की बारी आती है कि कोई हल नहीं है। ठीक, तो कोई हल नहीं है। कौन से कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, तो कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2। इस कंडीशन के लिए हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक,
तो कोई हल नहीं है। तो अब इसका मान रखते हैं। तो k के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा उसको देखते हैं। तो k/6 बराबर b1 b2 का मान -5/2। ठीक, तो k इज इक्वल टू -5 इंटू 6/2। तो k बराबर क्या आ गया -15। ठीक, तो k बराबर क्या आ गया -15। b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये क्या किसके लिए कंडीशन है? ये कंडीशन अप्लाई होता है कोई हल नहीं है। इसके लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है? b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो उसका मान रखते हैं -5/2 बराबर नहीं है किसके? -2/7 के। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का हल। ठीक, इसका अथवा आपके समांतर श्रेणी पाठ से है तो हम उसको नहीं करते। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। आपको अलग अलग लिख लेना है। ठीक, आपको क्या करना है? इसका तिर्यक गुना करना है। इसका हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तन। तो सीधा क्या कर दिए? मल्टीप्लाई वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा गुणित वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ गया वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा गुणित वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। प्लस इसमें क्या है? वर्गमूल है। तो वो क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा 1/2 गुणित 2, ये कट गया। तो क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये वर्गमूल में है, दोनों को वर्गमूल में लिख लिए और गुना करें तो क्या गया? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस फॉर्म में है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस माइनस में तो कैंसल हो गया। क्या बचा? 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या है? 2 आ गया। ठीक, 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2 आ गया। और नीचे क्या हो गया? 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, वर्गमूल में है तो 2 बटे वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर 2 बटे वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा। हमको फॉर्मूला क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को इस पर लाए तो 1, ये माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। इस वैल्यू को यहाँ रख दिए तो 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक, वर्गमूल कैंसल आउट हो गया, वर्ग और वर्गमूल। तो साइन थीटा, ये वर्ग था, वर्गमूल भी था। ठीक, तो ये कैंसल हो गया तो क्या बचा? साइन थीटा। ठीक, तो क्या हो गया? ये 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। तो 2 इंटू कोसेक थीटा। हमारा राइट हैंड साइड बराबर क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो ये हो गया, ये आ गया आपका हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये था बराबर क्या हो गया? हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसका ऑप्शन का सोल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन का क्वेश्चन क्या है? समीकरण को हल कीजिए। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। इसमें हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन ये रहा। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक, अब पहले वाले में किए थे उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। इसका लघुत्तम निकालते हैं और ये तिर्यक गुना करते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, प्लस में यहाँ आ गया कॉस थीटा गुणित 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा गुणित 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 4 आ गया।
ठीक है, अब हम दोनों में cos थीटा कॉमन है। ठीक, दोनों में cos थीटा कॉमन है, तो इसको कॉमन को बाहर निकाले। अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, और 1 माइनस साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो प्लस माइनस साइन, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको काट देते हैं हम लोग। क्या बचा उसके बाद, cos थीटा इंटू 1 और 1 2 हो गया, बटे एक, ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग निकालिए कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो cos थीटा इंटू 2 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, 2 cos थीटा। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस थीटा, ठीक, बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया। ठीक, बचा क्या बचा, 1 बाई कॉस थीटा, और 2 को इधर ले गए। ठीक, तो ये 4 बटे 2 हो गया, इधर क्या बचा 2, 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2। ठीक, अब हम क्या किए, 2 को इस साइड लाए। ठीक, गुना में है वो भाग में हो जाएगा, और यहाँ भाग में है वो गुना में हो जाएगा। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा 1/2 किस मान पे आता है, cos 60 डिग्री में, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये रहा आपका त्रिकोणमिति, मतलब आपका प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न पेपर 1 कंप्लीट होता है 60% वालों के लिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, ठीक, तो मेरे को कमेंट करें, और नेक्स्ट पेपर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।